गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर 16 है। ठीक है, चैप्टर का नाम है डेप्रीशिएशन। आप बुक नंबर पेज नंबर 336 पे निकालेंगे। डेप्रीशिएशन हमारा न्यू चैप्टर है। अब इसमें सबसे पहली चीज़ है मीनिंग ऑफ डेप्रीशिएशन क्या होता है। देखिए, हमारे बिजनेस में बहुत सारी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। क्या होती हैं? फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब क्या होता है? जो मोर देन फॉर 1 ईयर होती है, जिनको हम 1 साल से ज़्यादा समय के लिए बिजनेस में यूज़ करते हैं। अब जब हम फिक्स एसेट्स का यूज़ करते हैं, उसका टाइम स्पेंड होता है धीरे धीरे, तो उसकी वैल्यू में क्या होता है? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट होता है, मतलब उसकी वैल्यू कमती है। अच्छा, इसके जो रीज़न है ये मैंने आपके सामने लिखे हैं। कुछ 6-7 रीज़न बताए गए हैं। पहला रीज़न है कंटिन्यूस यूज़। जब हम उस एसेट्स का कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक कम होती है। आप मोबाइल का एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, मोबाइल हम 1 साल, जैसे हमने 1 साल मोबाइल चलाया तो 1 साल के हिसाब से उसकी वैल्यू कम होती है। 6 महीने चलाया तो 6 महीने के हिसाब से वैल्यू कम होगी, और ज़्यादा लॉन्ग पीरियड के लिए चलाया तो उसकी वैल्यू कम होगी। स्पेंडिंग ऑफ टाइम। कुछ ऐसी एसेट्स होती जो कि टाइम होने के कारण से उसकी वैल्यू कमती है। जैसे माइंस वगैरह होती हैं, हम माइंस वगैरह देखते हैं, कोई भी कोल माइंस है या कोई भी प्रकार का आपका जो माइन वगैरह अपन कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, तो धीरे धीरे हम उस पर, जैसे ही उसका टाइम, उसका लाइसेंस का पीरियड ख़त्म होता है तो उसकी वैल्यू भी कमती जाती है। थर्ड है एक्सीडेंट। व्हीकल वगैरह के लिए हम देखते हैं, व्हीकल्स होते हैं हमारे। अगर मान लीजिए हम व्हीकल का यूज़ करते हैं, एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट के कारण से उसकी वैल्यू कमती है। एग्जॉस्टन ऑफ टाइम। ये स्पेंडिंग या एग्जॉस्टन में थोड़ा सा फ़र्क है। ये एक स्पेंडिंग ऑफ टाइम है किसी टेंजेबल एसेट के लिए। टेंजेबल मतलब जो दिखती है, और एग्जॉस्टन ऑफ टाइम होता है इनटेंजिबल एसेट। ठीक है, जैसे हमने कोई एक पर्टिकुलर टाइम के लिए किसी चीज़ को पेटेंट कराया या कॉपीराइट कराया, तो उस पर्टिकुलर टाइम तक के लिए हमको उस वैल्यू, उस एसेट की वैल्यू हमको मिलती है। उसके बाद उसकी वैल्यू कमना स्टार्ट हो जाती है। बियर एंड टीयर। बियर एंड टीयर का मतलब होता है, आप देखिएगा ये सारे पॉइंट्स आपको पेज में इसमें दिए हैं। द एसेट इज यूज्ड कंटिन्यूसली इन द बिजनेस, इट्स वैल्यू गोज डाउन और डिक्रीजिंग। मतलब उसका, जैसे हम कंटिन्यूसली बियर एंड टीयर, मतलब उसका यूज़ करने के कारण से वैल्यू कमना। और अगला पॉइंट है ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का मतलब होता है चलन से बाहर होना। हम जानते हैं कि हमने जब शुरुआत में, आप कंप्यूटर से जब रूबरू हुए होंगे, तो उस समय आपका P4 यूज़ करते थे। फिर उसके बाद कोर i3 आया, फिर कोर i5। तो धीरे धीरे हम कंप्यूटर में देख रहे हैं, मोबाइल में देखते हैं, व्हीकल में भी हम देखते हैं कि नई नई टेक्नोलॉजी आती आ रही है। तो जब नई टेक्नोलॉजी आने से पुरानी कोई एसेट्स का यूज़ होना कम कर दिया जाए या उसका यूज़ होना बंद हो जाए, उसको ऑब्सोलेंस कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो किसी फिक्स एसेट्स की वैल्यू को क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं। इसको हम डेप्रीशिएशन कहते हैं। ठीक है, आप देखिएगा, इसमें बुक में मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मीनिंग आपको ये अलग अलग डेफिनेशन दी गई हैं। डेफिनेशन में आप कोई भी डेफिनेशन देखेंगे, लास्ट में आपको इसमें बताया गया है अकॉर्डिंग टू AS 10, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अकॉर्डिंग। डेप्रीशिएशन इज अ मेजर ऑफ द बियरिंग आउट कंजम्पशन ऑफ द अदर लॉस ऑफ द वैल्यू of a depreciable assets arising from use, reflection of time or obsolescence through the technology and market changes। हम देखते हैं कई बार हमारी कोई एसेट्स ऐसी होती है जो मार्केट चेंजेस के कारण से भी हमारे लिए यूज़फुल नहीं बचती। तो ये सारे रीजन्स हैं जिसके कारण से डेप्रीशिएशन लगता है। अब डेप्रीशिएशन बिजनेस में क्यों लगाया जा रहा है? आज जैसे मान के चलिए, हमने 1 लाख रुपीज़ का हमने एक प्लांट खरीदा, प्लांट या कोई मशीन परचेज की। हम इस प्लांट का यूज़ काय में करेंगे? प्रोडक्शन एक्टिविटी में, जिससे हमारी प्रोडक्ट चीज़ों को बनाएंगे। उस प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे? मार्केट में सेल करेंगे। अब जब मार्केट में प्रोडक्ट सेल होगा तो एक निश्चित समय के बाद ये प्लांट हमारा क्या होता जाएगा? कमता, इसकी वैल्यूज़ कमती जाएगी। तो जो वैल्यू कम रही है वो इस प्रोडक्ट की कॉस्ट में क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए। कैसे प्लस होना चाहिए? आज मान के चलिए, जैसे कोई बड़ा कोई एसेट्स है, अब उस एसेट का, जैसे हमारे स्कूल के एग्जांपल है, हमारे स्कूल में स्कूल बस है। ठीक है, स्कूल बसेस, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था हमारी स्कूल की बस का। ठीक है, अब जो हमारा स्कूल बस होती है वो स्कूल के यूज़ में आती है। हमने एक बस को परचेज़ किया है
10 लाख रुपीज़ में। अब ये जो 10 लाख रुपीज़ है धीरे 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 इसकी वैल्यू कमती है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए पहले साल में इसकी वैल्यू 10,000 रुपीज़ कमी, तो ये 10,000 रुपीज़ स्कूल को अपने प्रॉफिट में से रिकवर करना पड़ेंगे। क्यों करना पड़ेंगे? क्योंकि एक निश्चित समय के बाद ये बस हमारी यूज़लेस हो जाएगी, इसे हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेस करने का मतलब है कि जब कोई एसेट हमारी यूज़ में नहीं आती या ये एसेट की जैसे जैसे एसेट हमारे लिए अनयूज़फुल हो जाती है तो उसको उठा के हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये हमारा रिप्लेसमेंट कहलाता है, जिसके कारण से हम डेप्रीशिएशन चार्ज करते हैं। अब इसके बाद आप देखिएगा आपकी बुक में ये अकॉर्डिंग टू AS 10 दिया गया है। AS 10 मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। इसमें आप देखेंगे डेप्रीशिएबल एसेट्स का पहला पॉइंट है डेप्रीशिएबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिस पे हमको डेप्रीशिएशन चार्ज करना है। नंबर सेकंड है यूज़फुल लाइफ। यूज़फुल लाइफ का मतलब है जैसे हमने स्कूल के लिए बस परचेज़ की तो हम ये एक एक्सपेक्टेशन करते हैं कि इतने समय के बाद हमारी ये बस का हमारे लिए यूज़ नहीं बचेगा, तो वो कहलाती है यूज़फुल लाइफ, यानी उतने समय वो हमारी एसेट हमारे लिए काम देगी। डेप्रीशिएबल अमाउंट का मतलब होता है वो अमाउंट किसी एसेट का जिस पे डेप लगता है। एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे हमने यहाँ पे एक एसेट को ख़रीदा था 10,000 रुपीज़ में। हमने इस पे सोचा कि हम 10% इसकी वैल्यू हर साल कम करेंगे, तो पहले साल में इसकी वैल्यू कितनी कम हो जाएगी 1,000 रुपीज़। नेट वैल्यू आपको सेकेंड ईयर में स्टार्टिंग में इसकी कितनी बच रही है 9,000। अब सेकेंड ईयर में फिर आपने 1,000 रुपीज़ कम कर दिया तो थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में बचेगी 8,000। ये फर्स्ट ईयर का डेप हो गया, ये सेकेंड ईयर का डेप हो गया, थर्ड ईयर का डेप हो गया ये 1,000, तो ये इसकी वैल्यू बच रही है 7,000, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं 10% डेप्रीशिएशन हम इस फिक्स एसेट्स पे उसकी जो कॉस्ट है उस पर लगा रहे हैं। एक और सेकंड पे इसमें हो सकता है कि मान के चलिए हमारी 10,000 की एसेट है, ठीक है। अब ये जो 10,000 की एसेट है 10% डेप हमने पहले ईयर में लगाया, इस पर 1,000 का इसकी वैल्यू बचती है पहले साल के लास्ट में 9,000, ठीक है। अब हम फिर 10% डेप लगा रहे हैं जो हम इस वैल्यू पे ना लगाकर जो हमारी बची हुई वैल्यू है, ठीक है, इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग वैल्यू, मतलब जो हमारा बैलेंस है इस बैलेंस का 10% लगाया तो ये आएगा 900। तो सेकेंड ईयर का डेप इस कंडीशन में 1,000 आ रहा था और लेकिन इस कंडीशन में हमारा सेकेंड ईयर का डेप आ गया डेप्रीशिएशन कितना 900। हमने इसको इसमें से माइनस किया, वैल्यू हमारी बचेगी 8,100। अब थर्ड ईयर में डेप लगा रहे हैं तो थर्ड ईयर का डेप फिर हम ये जो बची हुई वैल्यू है इसका 10% 810 रुपीज़ लगाया। अब हमारी जो वैल्यू बचेगी 7,290। आप यहाँ पे देख रहे हैं थर्ड ईयर के लास्ट में यहाँ पे 7,000 है और ये 7,290, ठीक है। ये एक्चुअली मेथड है जो मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा। तो बाद में आपको बता रहा था कि डेप्रीशिएबल वैल्यू क्या है। तो डेप्रीशिएबल वैल्यू यहाँ पे 10,000 है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा जो बैलेंस बचा हुआ वैल्यू है उस बैलेंस पे हम डेप्रीशिएशन लगा रहे हैं। तो आप इसको आज थोड़ा सा रीड करेंगे, इसके कारण मैंने आपको ये डेप्रीशिएशन और रिलेटेड वर्ड्स बताए हैं। टेंजिबल एसेट क्या होती हैं जिसपे जो देख सकते हैं जिसको हम छू सकते हैं। कॉजेज ऑफ डेप्रीशिएशन ये पेज नंबर 339 पर आपको दिए हैं। पहला वियर एंड टियर जो मैंने बताया, सेकेंड हो गया आपका एग्जॉस्टन ऑफ टाइम यानी समय व्यतीत होना, ठीक है। और थर्ड है ऑब्सोलेंस यानी होता है चलन से बाहर होना। फिर है फोर्थ पॉइंट है डिप्लेशन या एग्जॉस्टन भी वही बात है कि जैसे मान के चलिए हमारा कोई लाइसेंस वगैरह हम लेते हैं किसी एसेट का और वो एक एसेट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उस एसेट का वो लाइसेंस हमारा ख़त्म हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट में परमानेंट फॉल इन मार्केट वैल्यू, ये पॉइंट मैंने आपको लिखा नहीं था। हम जानते हैं कि कई बार गोल्ड की बात करें, गोल्ड का मार्केट वैल्यू क्या होता है, बहुत तेज़ी से कम बढ़ होता रहता है। तो अगर उसकी मार्केट वैल्यू कम रही है तो ये भी एक हमारा क्या है डेप्रीशिएशन है, ठीक है। ये पॉइंट्स है। अब बात आ रही है कि डेप्रीशिएशन के बारे में फैक्टर डिटरमाइनिंग या अफेक्टिंग डेप्रीशिएशन लगने के पीछे कौन कौन से फैक्टर काम करेंगे।
कि भाई जैसे आपने यहाँ पे हम 10% लगा रहे हैं, तो 10% ही क्यों लगा रहे हैं, हो सकता है 20% लगे या 15% लगे। तो ये जो 10% अमाउंट है, इसको तय करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, तो ये पेज नंबर 340 पे आप दिए हैं। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहला तो इसमें पॉइंट आता है कॉस्ट ऑफ दी एसेट। कुछ एक एसेट, कॉस्ट ऑफ द एसेट यानी इसकी टोटल स्टार्टिंग का जो वैल्यू है वो। तो हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए महंगी एसेट्स है तो उस पर डेप्रीशिएशन का रेट थोड़ा सा कम रहता है, और जो एसेट की वैल्यू कम रहती है तो उसका डेप्रीशिएशन की वैल्यू ज़्यादा रहती है। सेकंड पॉइंट है यूज़फुल एस्टिमेटेड या यूज़फुल लाइफ ऑफ द एसेट। कोई एसेट अगर हमको ज़्यादा समय काम करेगी तो उस पर डेप्रीशिएशन कम रहेगा, क्योंकि वो एसेट हमको ज़्यादा लंबे समय के लिए हेल्प करने वाली है। और अगर मान लीजिए कोई एसेट जिसका एस्टिमेटेड लाइफ कम है तो वो हमारे लिए उसकी जो डेप्रीशिएशन की अमाउंट है वो ज़्यादा रहेगी। भाई सीधी सीधी बात है, 10,000 रुपये की एक एसेट है, अगर ये 5 साल काम कर रही है तो हर साल इसकी वैल्यू हमको 2-2 हज़ार रुपये कम करना पड़ेगी। 5वें साल में जाके 6वें साल में स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ 5 साल था तो इसका डेप्रीशिएशन 2000 हुआ। और अगर यही एसेट हमको 10 ईयर्स काम कर रही है तो उस कंडीशन में यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हर साल 1000 रुपये का डेप्रीशिएशन लगाना है, तो वो 2000 की जगह 1000 हो जाएगा। तो ये चीज़ें रहती हैं जो कि हमारे एसेट्स डेप्रीशिएशन की वैल्यू को तय करती हैं। फिर आपका थर्ड पॉइंट है स्क्रैप वैल्यू या सॉल्वेज वैल्यू। हम जानते हैं कई एक ऐसी एसेट्स होती हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद यूज़फुल नहीं रहती, हम उसको कबाड़ में बेच सकते हैं, स्क्रैप वैल्यू कहते हैं उसको। तो जो स्क्रैप वैल्यू है वो भी डेप्रीशिएशन को तय करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर स्क्रैप वैल्यू ज़्यादा होगी तो डेप्रीशिएशन कम होगा, और स्क्रैप वैल्यू कम होगी तो डेप्रीशिएशन ज़्यादा होगा। आज आपको ये पॉइंट्स रीड करना है। पेज नंबर 336 से लेके 341 तक है ये सारे पॉइंट्स हैं। फिर मैं आपको मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रीशिएशन के बारे में बताऊंगा। आप रीड करें, अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।